हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो सर, कॉमर्स हीरोज क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के वन शॉट रिवीजन वीडियोस विद द बेस्ट कलरफुल नोट्स। बेटा, ये नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सारे टॉपिक्स के जितने भी बीएसटी के टॉपिक्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो बच्चों, डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे सारी के सारे चैप्टर्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, फाइनेंशियल मार्केट ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, सारी अपनी वीडियोस को खत्म कर सकते हो। वन आवर के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को, एक एक घंटा लगेगा एक एक चैप्टर के अंदर, और मैंने 100% सारा का सारा एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं करवाया। जनरली अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि फटाफट टीचर्स रिवाइज करवाने में ना कुछ क्रूशियल टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% कवरेज मिलेगी आपको वीडियोस की। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, उनको डाउनलोड करके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कॉमर्स हीरोज क्लासेस ने कितनी ज्यादा मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छे से आपको वीडियो को देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज कॉलेज के भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखो इस वाली वीडियो को। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोलिंग चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। अब देखो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है ना, देखो आपने प्लानिंग कितनी अच्छी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग जितनी मर्जी अच्छी कर लो, स्टाफिंग जितने अच्छे भी लोग लिया। देखो आपने पहले प्लानिंग करी, मुझे कंपनी खोलनी है या मेरा ये ऑब्जेक्टिव है जो मुझे अचीव करना है, वो सब आपने कर लिया। दूसरा आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग करी। ऑर्गेनाइजिंग में क्या था, आपने देखा कि मेरे को कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो आपने देख लिया मुझे इतने लोग चाहिए। ठीक है, ये चीजें चाहिए। फिर आपने क्या कर ली, स्टाफिंग, उतने लोगों को हायर कर लिया। उसके बाद स्टाफ आ गया कंपनी, फिर क्या करते हो, डायरेक्ट उनको डायरेक्शन देते हो, आज तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, उनको मैनेज करते हो, मोटिवेशन वगैरह देते हो, सुपरविजन वगैरह करते हो, सीखेंगे उसके अंदर। लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए डायरेक्टिंग करने के लिए आपके अंदर। और फाइनली आपको क्या करना है, कंट्रोल। आपने बोल दिया ये काम कर ले। अब अगर उसने वो काम कैसे करा, आपका जो स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से वो काम करा नहीं करा, आपने बोला कि भाई 8 आवर्स के अंदर मुझे इतनी प्रोडक्शन देखनी है, वो नहीं कर पाया, उतनी प्रोडक्शन उसने नहीं अचीव करी, तो आप कंपेयर करो एक वर्कर की एक्चुअल प्रोडक्शन को किसके साथ कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के साथ। और फिर पूछोगे कि भाई तूने कम प्रोडक्शन करी तो क्यों करी, गिव मी आंसर। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। तो जब तक आपने कंट्रोलिंग नहीं रखी किसी काम के लिए, मैं तुम्हें चैप्टर्स पढ़ाता जाऊं, तुम्हारा कोई टेस्ट ना लूं, ये ना देखो तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसलिए क्या रखनी पड़ती है यहाँ पे, कंट्रोलिंग। कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पे टेस्ट लेना। तो वर्कर्स के पास गए, हमने जाके पूछा, हाँ भाई क्या करा, कितना करा। ठीक है, फिर उसने बताया कि सर जी मैंने तो कम करा सर, कुछ भी नहीं करा। तो पूछते हैं भाई ऐसा क्यों, तो रीजंस फाइंड आउट करते हैं। अगर वो रीजंस वैलिड है, अगर वो रीजंस वैलिड है कि भाई कंपनी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम थी, तो कंपनी उस स्टैंडर्ड को क्या कर देती है, चेंज। अब कंपनी ने बोला इतना बना दे और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था उतना बनाना, तो कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स को क्या कर देगी, चेंज कर देगी, अदरवाइज एम्प्लॉय को डांट पड़ेगी। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या, कम कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने जो प्लान करी थी। या फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो, प्लान नहीं लिखना तो स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो। तो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, बस ये कंट्रोलिंग की डेफिनेशन होगी। आगे, इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डिविएशन, अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो ऊपर में तो हम खुश है, डेविएशन की अगर हम बात बोले, गुस्सा कब आता है, जब ये कम होगा, माइनस में होगा, कि प्रोडक्शन आपने कम करी। देन फाइंडिंग द रीजंस फॉर सच डिफरेंस, कि भाई तूने कम बनाया तो क्यों बनाया, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजंस सो दैट दे डू नॉट रिकर इन फ्यूचर। उसने हमें रीजंस बताए, सर ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिए, मैं उन रीजंस को खत्म कर दूं, ताकि आगे चल के कोई वर्कर मुझे वो रीजन ना दे पाए कि सर इस रीजन की वजह से मेरी प्रोडक्शन कम हुई थी, तो मैं उस रीजन को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कि आगे फ्यूचर में मेरे एम्प्लॉय को वो परेशान न करे। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड एफिशिएंटली, और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंटली फुलफिल कर पाए। तो ये क्या थी आपकी कंट्रोलिंग की डेफिनेशन होगी, एक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई क्या होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, कि सर ये जो इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग करना, व्हाई इज कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सर गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं, तो टेस्ट, जितने टेस्ट तुम आज दोगे क्लास के अंदर, तो तुम्हारे जो गोल्स जो हैं वो उतने ज्यादा अचीव होंगे। इवेल्युएट करेंगे एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हम देखेंगे कि सर एक्चुअल में हमने स्टैंडर्ड जो बनाए वो अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तुम सोचो, कंपनी के अंदर अगर 100 एम्प्लॉइज थे और मैंने एक स्टैंडर्ड दिया, मैं बोल रहा हूँ 10 एम्प्लॉइज ने वो अचीव कर लिया, 90 एम्प्लॉइज नहीं कर पाए, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि स्टैंडर्ड अचीवेबल नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड चेंज करना। भाई इन 10 ने भी तो करा ना, तो पॉसिबल है ना करना, तो मेरा स्टैंडर्ड सही है। इन 90 लोग जो है ना ये काम चोर है, इनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डंडे लगा के इनको काम करवाने पड़ेंगे, या फिर पूछना पड़ेगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इनके ऊपर थोड़ी ज्यादा निगाहें रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इवेल्युएट करेंगे कंपनी अपने स्टैंडर्ड, पता चला 100 के 100 एम्प्लॉइज नहीं अचीव कर पाए, तो फिर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के स्टैंड मतलब कंपनी के स्टैंडर्ड्स गलत हैं, मतलब वो इम्पॉसिबल था अचीव करना, तो कंपनी अपने स्टैंडर्ड को क्या कर देगी, कम कर देगी। और जब हमें स्टैंडर्ड्स पता है कि भाई कितना हमें बनाना है, तो हम एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे रिसोर्सेज को। वर्कर को पता है ना भाई 8 घंटे के अंदर ये रिजल्ट मुझे अपने एम्प्लॉयर को देना है, वो आके चेक करेगा, तो एफिशिएंटली यूज करेगा किसको, रिसोर्सेज को। इंप्रूव होती है एम्प्लॉयज की मोटिवेशन।
ठीक है, अच्छे से काम करके देते हैं तो फिर मैनेजर्स उनको क्या देते हैं भाई, प्रमोशंस देते हैं, सैलरी हाइक देते हैं, जो मर्जी। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, प्रॉपर कंपनी में क्या रखता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो कंट्रोलिंग से क्या रहता है भाई, ऑर्डर रहता है, डिसिप्लिन रहता है, सारे सब्जेक्ट्स को फिर हम पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग आप टेस्ट लेते हो तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैं प्रोग्रेस को चेक कर रहा हूँ, तो टेस्ट लेने से मैं क्या चेक करता हूँ, आपकी प्रोग्रेस, कि कितना पढ़ा आपने, कितना नहीं पढ़ा। वैसी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग से क्या चेक करती है, प्रोग्रेस चेक करेगी कि गोल्स कैसे अचीव हो रहे हैं। एंड ब्रिंग्स टू लाइट इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन एंड ब्रिंग्स टू एंड इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन। और अगर उस प्रोग्रेस के अंदर कुछ ऊपर नीचे है तो क्या करेगी, करेक्टिव एक्शंस लेगी कि प्रोग्रेस और स्पीड से हो पाए। मान लो जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड है नहीं हमारे प्रोग्रेस की, जिस ग्रोथ से प्रोडक्शन होनी चाहिए थी नहीं हो रही, तो वो क्या करेगी, करेक्टिव एक्शंस लेगी। समझे मेरी बात, नहीं समझे? इवेल्युएटिंग जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, अ गुड कंट्रोल सिस्टम एनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई। एक अच्छा आपके पास कंट्रोलिंग सिस्टम है तो वो हेल्प करेगा किसको, मैनेजमेंट को, क्या वेरीफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट और नॉट, by carefully check on the changes taking place in the organizational environment। मतलब एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम आपको क्या बताएगा कि आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो सही है कि नहीं सही, और केयरफुली चेक करेगा उनको, किसके साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। अब वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, उनके साथ चेकिंग करेगा। ठीक है, अब तुम सोचो ना सर, हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं लेकिन बार बार जो ना बिजली चली जाती है सर, पावर कट, क्या वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। बिजली मैं थोड़ी ना घर पे बना रहा हूँ। अब पता चला कि सर मेरा एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली पावर कट्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली लाइट चली जाती है, एक एक दो दो घंटे के लिए। तो वो मैं देखना देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये बात तो जेन्युइन है, पावर कट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, ड्यूरिंग पीक आवर्स क्या हो जाता है, कंजम्पशन ज्यादा होती है, तो पिछले से पीछे से सप्लाई रुक जाती है। अब वर्कर कैसे अचीव करेगा, तो या तो मैं अपने स्टैंडर्ड्स को कम करूंगा, अगर मैं सोलर पावर्स नहीं लगा सकता क्योंकि भाई उसकी इन्वेस्टमेंट भी तो है। या तो वो डिसीजन लो या फिर अपने स्टैंडर्ड्स को कम करो। तो एम्प्लॉय क्या करवाएगा, बोलेगा या तो पावर वो लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप दो हमें, या फिर क्या करो, अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करो। ओके, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स टाइम, वर्कर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, उसको पता है भाई 8 घंटे के अंदर मेरा ये टारगेट से जो अचीव करके दे नहीं करूंगा तो एम्प्लॉयर देख लेगा फिर मेरे को। तो टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स, लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है। तो जो भी चीज लिमिटेड है वो क्या है, रिसोर्स, एंड जो हेल्प करती है प्रोडक्शन के लिए। हाँ बोल। हाँ वही तो अब हमें देखना पड़ेगा ना, कोई भी नहीं कर पा रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और चीजें अगर जेन्युइन जेन्युइन लग रही है और वो है तो फिर कंपनी स्टैंडर्ड्स को चेंज कर देगी। ठीक है, इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन, इंप्रूव एम्प्लॉइज मोटिवेशन, अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस व्हाट आर एक्सपेक्टेड टू डू। एम्प्लॉय को पहले ही पता है कि भाई अगले 8 घंटे के अंदर जो एम्प्लॉयर जो आएगा, मैनेजर जो आएगा, वो मेरे से क्या पूछेगा, उसको पता है। एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, उसको पता है मुझे किस पेस के अंदर काम करना पड़ेगा ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करूं। इट थस मोटिवेट्स एंड हेल्प्स देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, मतलब उसके पास डायरेक्शन है, उसको पता है क्वांटिटी के अंदर के कितना काम मुझे डेली का करके देना है। ठीक है, facilitates coordination in action in controlling each department and employee is governed by predetermined standards। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, पहले से ही हमें स्टैंडर्ड्स पता है, किसको, एम्प्लॉइज को, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। देखो कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में चाहिए था, ये हमने पढ़ा था, प्लानिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, हर जगह कोऑर्डिनेशन तो चाहिए चाहिए। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो ये फ्यूल का प्रिंसिपल हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब जने एक डायरेक्शन में क्या करते हैं सर, काम करते हैं, स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization by keeping a close check on the activities of its एम्प्लॉइज। रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर उनकी एक्टिविटीज क्या होती है, चेक होती है, जिससे क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। भाई बंदा ऑर्डर से काम नहीं करेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, मतलब काम पे नहीं आएगा, अगर वो स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं होंगे, स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं होंगे तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा उसकी भाई, पापों का घड़ा भरता रहेगा, और एक दिन कंपनी क्या करेगी, उसको जॉब से निकाल देगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो तो निकालते नहीं है। तो यार अगर गवर्नमेंट जॉब है तो निकालते रहिए, तो उसका मतलब क्या, काम ही ना करो, देश भी तो आगे लेकर जाना, नहीं लेकर जाना। तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है ना कुछ। चलो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, सबसे पहले हेडिंग्स को लर्न करो जल्दी से, मेरे को सुना रहे हो। आगे चल रहा है कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस होता है, अब प्रोसेस को स्टेप वाइज करना है, आगे पीछे तो कर नहीं सकते। तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। वैसे लोगो अच्छा था ना, नहीं ये तो लोगो था, एक बार मैंने बना दिया था ऐसे ही। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस, देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस, अब स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले आप क्या सेट करोगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स।
फिर उसको मेजरमेंट करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने एक स्टैंडर्ड दे दिया वर्कर्स को, तो एक परफॉर्मेंस पहले बना दो, फिर वर्कर्स के पास जाओ, पूछो हाँ भाई कितना बनाया, वो बताएगा आपको। अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ। फिर एनालाइज करोगे, हाँ भाई ये कमी हुई तो क्यों हुई, वो आपको रीजंस देगा। फिर आप क्या लोगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और इसी के साथ आपका प्रोसेस क्या हो जाता है, खत्म। तो 5 स्टेजेस का क्या है आपका प्रोसेस। तो पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को बनाओ, तो स्टैंडर्ड ज्यादा क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। तो क्राइटेरिया है जिससे आप अपने परफॉर्मेंसेस को चेक कर सकते हो। था स्टैंडर्ड्स बिकम्स बेसिस फॉर कंपैरिजन एंड द मैनेजर इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मैनेजर्स किसके ऊपर इंसिस्ट करता है कि भाइयों, कंपनीज के और बहनों, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसको क्या करो, अच्छे से फॉलो करो। क्षितिज कह रहा है उसमें से एक मेरी बहन नहीं है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर विच इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सैंपल चेक। तो आप मेजरमेंट कर रहे हो किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। अब हर एक वर्कर का पूरा पूरा परफॉर्मेंस तो मैं चेक नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं कभी कभार क्या कर सकता हूँ, कुछ उसके सैंपल्स को चेक कर सकता हूँ, पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल आ जाते हैं ना हाथ पीछे रखकर, और घूमती रहती है और ऐसे गेट से झाँक के देखते हैं सब पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ठीक है? अच्छा, बीएसटी की टीचर प्रिंसिपल बन गए। अच्छा, परफॉर्मेंस शुड भी कौन सा, मैं तेरी शादी करवानी थी उससे। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन सेम टर्म्स इन विच स्टैंडर्ड्स हैव बीन परफॉर्म। तो अगर आपने जो स्टैंडर्ड सेट करा है वो किस में सेट करा है, केजी, 8 घंटे के अंदर 8 किलो मिठाइयाँ बनानी है, गुलाब जामुन, और आप उसको मेजर कर रहे हो किसी दूसरी यूनिट के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस यूनिट के अंदर, अगर आपने आर्ट्स की बात करी कि भाई इतने घंटे देखो काम करके जाना है, तो आप जो एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करोगे किस बेसिस पे करोगे, आर्ट्स के बेसिस के ऊपर। आपने अगर परफॉर्मेंस उसको दी, स्टैंडर्ड सेट करा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, कि आपको इतनी यूनिट्स बनानी है, तो आप ये नहीं बोलोगे अब तूने कितने घंटे काम करा। अब देख, जैसे ऐसे हो सकता है कि मान ले कंपनी में था नंबर ऑफ यूनिट्स बनानी है आपको, क्या बनानी है, नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने बोला 10 यूनिट्स बनानी है आपको किसी भी कम्युनिटी की, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय ए है, एक एम्प्लॉय कौन है, बी, ठीक है। फोटो बना दूं क्या, एक एम्प्लॉय है ये वाला अपना, एक एम्प्लॉय है बी, ये एक है एम्प्लॉय बी। अब हाथ है, तो एक एम्प्लॉय, अरे जो भी है, तो एक एम्प्लॉय है ए, एक एम्प्लॉय है बी। अब कंपनी ने स्टैंडर्ड दिया ना, उसने बोला 10 यूनिट्स तेरे को बनानी है, 10 यूनिट्स तेरे को बनानी है, यूनिट्स में बोला। अब इसने टाइम नहीं बोला कि कितने टाइम काम करके, भाई इसने लगाए 8 घंटे, 8 आवर्स। और ये था चला, क्योंकि इसके हाथ थोड़े से ज्यादा अच्छे थे, इसने वही चीज कर दी 3 घंटे के अंदर। और मजे से घूम रहा है पूरे दिन, क्या कर रहा है, मजे से घूम रहा है। 8 घंटे में काम करा पहले मेहनत से, अब 5 घंटे क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कॉफी खत्म कर रहा है, कंपनी की चाय खत्म कर रहा है, पी पी कर कैंटीन में बैठा हुआ खाना खाई जा रहा है 5 घंटे से। अब बॉस आया इसके पास, बोला हाँ भाई क्या कर रहा है, यहाँ पे कैसे बैठा है, खाना कैसे खा रहा है, ठीक है। ये हंस पड़ा, कह रहा मैंने तो काम कर दिया। कह रहे भाई 8 घंटे काम करना था, ये बंदा 8 8 घंटे काम करता है। जब उसने बोला आपने क्या बोला था, स्टैंडर्ड किस चीज का था, 10 यूनिट्स बनानी है ना, मैंने बना दी। अब आप ये क्यों बोल रहे हो कि मैं 8 घंटे काम करूं, मैं वो काम 3 घंटे में करके आ गया। कह रहा एक्स्ट्रा नहीं बना सकता, वो कह रहा गलत बात, स्टैंडर्ड क्या था, 10 यूनिट बनानी है ना, तुम मुझे पैसे किसके दे रहे हो, 10 यूनिट्स के ना, 10 यूनिट्स कर दी। अब मैं जो मर्जी कॉफी खत्म करूँ, कंपनी की चाय खत्म करूँ, वो मेरे ऊपर, ठीक है। चलो चाहे पानी खत्म करूँ टंकी का, ठीक है। चलो, तो समझे ना मेरी बात, जैसे स्टैंडर्ड होना चाहिए वैसे ही हमारी क्या होगी, उसी तरह एक्चुअल परफॉर्मेंस आप हमारी चेक करोगे। Comparison actual performance with the standard. This steps involves comparison of actual performance with the standard. Such comparison will reveal the deviation. आज ही गोरा हो जाइए सारा, है लगे ही हुआ है between actual and the desired performance. This steps involves comparison of actual performance with the standard. Such will reveal, इस कंपैरिजन से क्या पता चलेगा, डेविएशन। क्या पता चलेगा, डेविएशन, के कौन काम चोर था, एम्प्लॉय में कौन काम चोर था और कौन मेहनती था, ठीक है। इफ द परफॉर्मेंस मैचेस द स्टैंडर्ड, भाई जो बोला था तुमने करके दिया, इट विल बी अज्यूम दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और कोई अगर वो नहीं था तो इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। एनालाइजिंग डेविएशंस, द डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स आर असिस्ट। तो डेविएशंस की हुई उसकी गौर से हम क्या करेंगे सर, असेसमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डेविएशंस। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या ये चीज कंट्रोल करी जा सकती थी, एम्प्लॉय कंट्रोल कर सकता था, यस सर कंट्रोल कर सकता था, करा नहीं करा, दंड दो। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, the final step is the controlling process is taking corrective actions. No corrective actions is required when the deviations are within the acceptable limits. अब भाई मैंने 10 बनाना था, बंदे ने 9 यूनिट्स बनाए, ठीक है चांस दे देंगे क्योंकि ये विद इन एक्सेप्टेबल। 10 बनाने थे, बनाए दो, पूरे दिन मतलब घूम ही जा रहा है कंपनी के अंदर, 10 यूनिट बनाए 2 यूनिट, इस पे ज्यादा गुस्सा आएगा। 10 जिसको बनाने थे 9 बनाए, चल समझ में आता है कि कुछ हो गया, ठीक है। अब जो 10 बनाने थे कितने बना के घूम रहा है, 2। बट वेयर सिग्निफिकेंट डिविएशन अकर करेक्ट। अब मतलब मान लो क्लास के अंदर 10 चैप्टर्स खत्म हो गए, आता एक नहीं,
तो गुस्सा आती है। बट वेयर सिग्निफिकेंट डिविएशंस अकर, सिग्निफिकेंट मतलब बड़े डिविएशन है, भाई साहब इसका करेक्टिव एक्शन तो लेना पड़ेगा, वरना ये तो हाथ में नहीं आएगा। कंट्रोल करना पड़ेगा ऐसे एम्प्लॉय को अपने, ठीक है, क्योंकि एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फिर हाथ नहीं आएगा। समझ गया? समझा टॉपिक? नहीं समझा? अच्छा समझा। क्या तू मेरे साथ है? साथ रिलेट कर पा रहा है? ठीक। चलो अब फटाफट से प्रोसेस को देखो, प्रोसेस बहुत सिंपल है। 5 हेडिंग्स है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले तो परफॉर्मेंस बना दो ना, पहले परफॉर्मेंस बनाओ क्या करता, फिर जाके उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक कर लो, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो, उससे पूछ लो भाई ये जो डिफरेंसेस जो आए तो क्यों आए, और फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शंस ले लो। कौन सी परफॉर्मेंस? कुछ तो कर ले भाई, तो जो नाम बोल। सर लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? जब मैं टेस्ट के लिए बच्चा, मैं बोलता हूँ टेस्ट के लिए, मैं बोलता हूँ हाँ हाँ टेस्ट दे दो, बच्चा क्या कहता है, ना ना नहीं देंगे। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो अपना बच्चा क्या करता है, मना करता है, क्या करता है, मना। टीचर करता है हाँ हाँ, बच्चा कहता है ना ना। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कभी भी हम एक बात पे, मैं बोलता हूँ 3 चैप्टर दे दो, 4 चैप्टर दे दो, बच्चा क्या बोलता है, सर 1 और 2 से काम चला लो, इतने चैप्टर्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, के भाई इनके लिए जो टारगेट रखूँ, स्टैंडर्ड रखूँ, कितना रखूँ, ये क्या है डिफिकल्ट, कि कौन कौन अचीव कर पाएगा कौन नहीं अचीव करेगा। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब ये बोलता है सर तबियत खराब हो गई इसलिए नहीं हो पाया, अब क्या करूं, तबियत खराब हो गई तो बात भी माननी पड़ेगी कि भाई तबियत खराब हो गई, दवाई ले आया देखो, डॉक्टर की लिखी हुई दवाई, पुड़िया ले आया दिखाने के लिए, सर देखो दवाई एक्चुअल खराब, ये क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके ऊपर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ नहीं। बच्चा क्लास में लेट आए तो बाइक वाला इधर उधर घुमा गया, क्या कर सकते हैं, बाइक वाला लेट आया, तो क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये तो रहेगा ही रहेगा, आप जितना भी स्टैंडर्ड करोगे वो कम करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है सर, कम काम करना है। और ये सारा प्रोसेस क्या है, कॉस्टली, टेस्ट लेना सस्ता थोड़ी ना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। क्यों? फिर टीचर पेरेंट्स के पास मार्क्स जाते हैं कि देखो आपके बच्चे ने ऐसा दिया टेस्ट, तुम्हारे लिए महंगा पड़ गया, घर जाके फिर, ठीक है, बिटवीन 2 lakhs, मार मार के, ठीक है। फिर तुम्हारा ये होता है कि घर वालों ने मार दिया, फिर रोते रोते आ जाते हैं सर आप घर वालों को मैं बताया करो। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, अब पढ़ते देखो। कंट्रोल सिस्टम लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, अगर आपने क्वांटिफाई नहीं करा कि आपको कितना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फिर नहीं बन सकता। मैंने बोला सामान बना दियो, तो बना दिया, 2 प्रोडक्ट बना दिए, बनाने थे कितने, 10 प्रोडक्ट, तो कोई क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या करोगे उसके साथ अटैच करोगे, तो इट शुड बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, दिस मेक कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो अगर ये क्वांटिटी में आपने नहीं करा तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। एरियाज लाइक ह्यूमन बिहेवियर, एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। तो इन सारी चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, किसी का मोरल्स, किसी की सेटिस्फैक्शन, किसी का बिहेवियर आप क्वांटिटी में सेटअप नहीं कर सकते। Little control on external environments, and enterprise cannot control external factors like government policies, technological changes, competition, etc. आप सिर्फ अपने वर्कर को ही तो कंट्रोल कर सकते हो, और वो इंटरनल। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, कंट्रोल इज रेजिस्टेड बाय द एम्प्लॉइज एज दे फील देयर फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड, हमारी फ्रीडम पे क्या लग रही है, रुकावट है। ये टीचर अच्छा नहीं, एग्जाम्पल एम्प्लॉइज में रेजिस्ट एंड गो अगेंस्ट द यूज ऑफ कैमरास टू ऑब्जर्व देम माइन्यूटली, तो कंपनी क्या करेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, जूम करके एम्प्लॉय के ऊपर, हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक कैमरा, देखो तो सही है क्या कर रहा है, डेस्क के नीचे कैमरा, डेस्क के साइडों में कैमरा, देखिए बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है। अब वो वर्कर क्या चाहता है, अरे यहाँ पे भी कैमरा लगाओगे क्या, तुम्हारा बस नहीं चलता, तुम तो वॉशरूम में भी कैमरे लगा दो कि एक्चुअल में हमें लगी थी कि नहीं लगी थी, कि मजे मार के आ गए। ठीक है, तो एम्प्लॉय तो हमेशा क्या करता है, रेजिस्ट करता है ना, वो क्या नहीं चाहता, अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहता। मैं वैसे बोल रहा हूँ ना, कॉस्टली, कंट्रोल इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट्स, भाई जाके पूछो कर रहा है काम नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर पाया, रीजंस दे दे, एफर्ट्स लगते हैं। अ स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम, एक एक्सपेंसिव, अब जैसे बिग बाजार की बात करते हैं, उन्होंने कंट्रोल्स वगैरह लगा रखे हैं, कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगा रखे हैं, जैसे अगर कुछ जेब के अंदर टॉफी चॉकलेट लेकर अगर तुम निकलते तो बीप 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 होने लग जाता है ना, मतलब गार्ड गालियां नहीं देता, मतलब मशीन वो करने लग जाती है, आवाज करने लग जाती है, बीप 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 बीप, ठीक है। तो मैनेजर्स मस्ट इंश्योर एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग, अब देखो आपको ये देखना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंट्रोल सिस्टम है ना, कंट्रोल सिस्टम
जो भी उसका जो पैसे जो लगे उसको इंस्टॉल करवाने के लिए। कंट्रोल सिस्टम टेक्निकल डिवाइस भी हो सकता है। अब जैसे बंदा कंट्रोल मतलब उसके टाइम के ऊपर कंट्रोल करना है कि इसको 8 बजे आना है कंपनी के अंदर, तो मैंने बायोमेट्रिक लगा दिया कि आपको अंगूठा लगाना है और आपकी अटेंडेंस मार्क होगी उससे। तो स्कूल में बायोमेट्रिक लगाया, ये क्या कंट्रोल सिस्टम ही तो है। कि कोई जो टीचर्स अगर टाइम से नहीं आती, अगर वो नहीं आती तो उनकी क्या है, फिर सैलरीज वगैरह काटी जाती है। तो दिस इज कंट्रोल सिस्टम, उनके टाइम के ऊपर रखना। हाँ, सैलरी कट जाती है। अब हमको ये देखना पड़ेगा ये जो कंट्रोल सिस्टम जो बायोमेट्रिक है वर्सेस इससे हमारा जो पैसा जो बचेगा। तो जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कम पैसे लगने चाहिए लेकिन उससे सेविंग्स ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कंट्रोल सिस्टम तो लगा दिया बहुत महंगे वाला बढ़िया सा, पूरा स्कैन वैन करके बंदा जा रहा है अंदर, पूरा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन आपको पता चले कि उससे तो इतनी सेविंग्स नहीं आ रही जितना खर्चा कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग अ कंट्रोल सिस्टम, इसको लगाना और इसको ऑपरेट करना शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है उसके बेनिफिट से, जबकि क्या होना चाहिए, बेनिफिट्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए उसकी कॉस्ट से। बात करेंगे रिलेशनशिप की। किसका रिलेशनशिप सर? सर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसके लिमिटेशंस को लर्न करो फटाफट से, हेडिंग्स को फोकस करो जल्दी। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेचर्स ऑफ कंट्रोलिंग या फिर फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग के? देखो सबसे पहले कंट्रोलिंग क्या है, इट इज गोल ओरिएंटेड, इट इज परवेसिव, इट इज कंटिन्यूस। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, लुकिंग फॉरवर्ड नहीं, लुकिंग फ्यूचर कौन देखता था, प्लान्स, तो वो कर लिया। कंट्रोलिंग क्या है, लुकिंग बैक। हम कंट्रोल कर रहे हैं आज को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, अब हम आज को किससे कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। पिछले साल हम क्या करते थे वर्सेस आज हम क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने क्या रखा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। किसके ऊपर डिपेंड करता है कंट्रोलिंग? प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, जिस हिसाब से प्लान है उस हिसाब से हमारे कंट्रोल्स रहते हैं। इट इज एक्शन ओरिएंटेड एंड इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ऑल द मैनेजमेंट। लिखिए नहीं बड़ी लाइंस, पीछे देखो पीछे। चल, गोल ओरिएंटेड कंट्रोलिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, गोल ओरिएंटेड क्या है, कंट्रोलिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो कंट्रोल क्या है, हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवाना है। परवेसिव कंट्रोलिंग इज एसेंशियल ऑफ एवरी मैनेजर एंड एक्सरसाइज एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल भी कंट्रोलिंग करेगा, मिडिल भी, लोअर। कंटिन्यूस, इट इज नॉट एन एक्टिविटी परस्यूड इन द एंड ओनली, ऐसे एंड में नहीं करना, इट हैज टू बी डन ऑन कंटिन्यूस बेसिस। अब ऐसा नहीं है पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवा दो उसके बाद बोलो कि आप टेस्ट लेंगे नवंबर से दिसंबर से, ऐसे नहीं, कंटिन्यूसली हमें क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। Controlling is looking back. Controlling involves measurement of actual performance and its comparison with the desired performance. It is the process of checking and verification. Controlling is forward looking. It is related to future because it seeks to improve future results on the basis of experience gains in the past. तो ये फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन आप सीखते किसके हो, अपने पास्ट से सीखते हो, पास्ट से सीख के अपने फ्यूचर्स को क्या करते हो, अच्छा कर। डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, इट प्री सपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ प्लानिंग बिकॉज विदाउट प्लानिंग नो कंट्रोल इज पॉसिबल। जब तक मैं तुम्हें एक प्लान नहीं दूंगा, एक स्टैंडर्ड ही नहीं प्रोवाइड करूंगा, स्टैंडर्ड किसके ऊपर बना है, प्लानिंग करके एक स्टैंडर्ड बना है, तो कंट्रोलिंग कैसे कर लूंगा ना। जब तक मैं तुम्हें प्लान नहीं बताऊंगा कि आज इसका टेस्ट है, आज इसका टेस्ट है और इसका टेस्ट है, तो तुम कैसे कंट्रोलिंग कैसे होगी, तो एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको। एक्शन ओरिएंटेड कंट्रोल हैज नो मीनिंग ऑफ इफ नो करेक्टिव एक्शन इज टेकन। अगर सामने वाले एम्प्लॉय ने अगर उसको अचीव नहीं करा और आपने एक्शन नहीं लिया, तो कंट्रोलिंग का कोई फायदा, टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं। सो टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिविएशंस। जो बंदा एक बार नहीं पढ़ के आया वो बार बार नहीं पढ़ के आएगा, और अगर आपने एक्शन नहीं लेगा तो उसकी क्या बन जाएगी, ये हैबिट बन जाएगी। ये किसने सिखाया आज मेरे को, कंट्रोलिंग ने, याद रखेगा। चलो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये परवेजिव के अंदर ही हो गया ना। चलो थोड़ी ना ज्यादा करना था, चलो फटाफट से एक बार देख लो, इजी सा कॉन्सेप्ट था। चलो, तो बेसिकली पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इनफैक्ट इन्फोर्स विद ईच अदर इन द, जैसे टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक कॉइन की एक साइड होती है हेड्स और टेल्स, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं कर सकते ना। अगर तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट्स फॉर कंट्रोलिंग, पहले प्लान बनाओ उसके बाद कंट्रोलिंग करो। तो प्लान प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, थस विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। If the standards are not set in advance, managers have nothing to control. Plans ही नहीं बने हुए, कंट्रोल क्या करे। Planning is meaningless without controlling. Planning is meaningless without controlling. It is fruitful when control is exercised.
इट डिस्कवर्स डेविएशंस एंड इनिशिएट्स करेक्टिव एक्शंस। प्लानिंग इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज। मैंने प्लान्स बना लिए, ऐसे ऐसे हम सब्जेक्ट्स को चलाएंगे, चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, एंड फिर अगर उस हिसाब से अगर मैंने तुम्हारे ऊपर कंट्रोलिंग नहीं करी, कंट्रोलिंग एक्सरसाइज नहीं करी, प्लान्स मैंने बना दिए, खत्म करवा दिए, चीजें तैयार नहीं हुई, तो इट इज इमटेरियल। तो इट इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज। प्लान कब अच्छा होगा? जब आप प्रॉपर क्या करके रखोगे? कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड प्लानिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, फ्यूचर का देख रहे हो, एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, पीछे का। तो कंट्रोलिंग आप कैसे करोगे कि पिछले साल हमने क्या टारगेट्स करे थे, कितनी प्रोडक्शन करी थी, वर्सेस इस साल हम क्या कर रहे हैं। तो प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन एज इट इन्वॉल्व्स लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसीज फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर। दैट इज व्हाई it is considered as forward looking function. If controlling, in controlling we look back to the performance which is already achieved. पीछे का देखा, किसको? अपनी परफॉर्मेंस को चेक करा जो हमने अचीव कर ली बाय द एम्प्लॉइज एंड कंपेयर इट्स प्लान्स विद फ्यूचर। इफ देयर आर deviations in actual and standard performance or output, then controlling functions make sure that in future actual performance matches with the planned performance. क्या लिखा हुआ है? If there is any deviations in actual and standard performance, अगर तुम्हें कुछ कमी दिखी कि भाई पिछले साल हम इतना अच्छा कर रहे थे, आज इस साल कुछ नहीं कर रहे, और आउटपुट, then controlling functions make sure that in future actual performance matches the planned performance. तो हम देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट ईयर है हम ये गलतियां दोबारा से रिपीट ना करें, जो जो जिस जो रीजंस होंगे ना किस वजह से तुम अपने परफॉर्मेंस को मीट नहीं कर पाए, तो उन रीजंस को हम क्या करेंगे? खत्म। देयरफॉर प्लानिंग इज आल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग क्या है? फॉर देयरफॉर कंट्रोलिंग इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फंक्शन। तो कंट्रोलिंग जो है वो लुकिंग बैक भी है और लुकिंग फॉरवर्ड भी है। थस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, द टू आर सप्लीमेंट्री फंक्शंस विच सपोर्ट ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चलेंगे फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ द फंक्शंस। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव, whereas controlling improves future planning. Planning makes controlling effective. तो प्लान्स नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा, प्लान्स अच्छा है, कंट्रोलिंग कर पाओगे अच्छे से। वेयर एज कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग, कि इस साल अगर हम नहीं अचीव कर पाए, जो जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म कर दो, ताकि फ्यूचर में हम अपने सारे स्टैंडर्ड्स को हम क्या कर पाए? अचीव कर पाए। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है।